हेलो दोस्तों। 13 मई को HPCL ने अपने मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स रिपोर्ट किए। ये एक रिकॉर्ड था, कंपनी के हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्वार्टरली प्रॉफिट। IOCL ने 5 दिन बाद 18 मई को अपने रिजल्ट्स रिपोर्ट किए, जिसमें उन्होंने अपना अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग ईयर सेलिब्रेट किया। रिकॉर्ड थ्रूपुट, रिकॉर्ड सेल्स और पिछले साल के मुकाबले लगभग 3 गुना ज़्यादा प्रॉफिट्स। अगले ही दिन 19 मई को BPCL ने अपने रिजल्ट्स रिलीज़ किए। ये बहुत अच्छा तो नहीं था, पर कंपनी को जो एक बड़ा इम्पेयरमेंट चार्ज बुक करना पड़ा था, उसे देखते हुए उम्मीद से कहीं बेहतर रिजल्ट्स थे। लेकिन उनमें से कोई भी अपने इन्वेस्टर कॉल्स पर खुश नहीं लग रहा था। जब वो अपने मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स पर बात कर रहे थे, तब अगले क्वार्टर का कंटेक्स्ट पहले से ही सेट हो चुका था। हॉर्मुज क्राइसिस और तेजी से बढ़ते ऑयल प्राइसेस पहले ही उनकी इकोनॉमिक्स को बिगाड़ रही थी। सब मिलाकर वो रोज लगभग 1000 करोड़ रुपीस का नुकसान उठा रहे थे। गवर्नमेंट ने 4 साल में पहली बार प्राइसेस बढ़ाई और फिर उसी हफ्ते के अंदर उन्हें दोबारा बढ़ा दिया, लेकिन लॉसेस नहीं रुके। दूसरे शब्दों में, इन कंपनीज के सबसे रीसेंट नंबर्स आपको इस बारे में बहुत कम बताते हैं कि वो करेंटली कैसे चल रहे हैं, लेकिन वो ये ज़रूर बताते हैं कि वो पहले कहाँ थे और जब ये डिस्टर्बेंसेस आई तो वो कितनी अच्छी हालत में थे। आज के इस वीडियो में हम इन तीनों कंपनीज के फाइनेंशियल ईयर 26 के फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स देखेंगे। सबसे पहले हम इन कंपनीज के क्वार्टरली बूम को एक्सप्लोर करेंगे। इसके बाद हम ये समझेंगे कि ये फोर्थ क्वार्टर इनका लास्ट अच्छा क्वार्टर क्यों हो सकता था। हम इन कंपनीज के स्ट्रगल्स के शुरुआत को भी समझेंगे। एंड में हम इन कंपनीज के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ेरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तीनों कंपनीज के रीसेंट स्ट्रॉन्ग क्वार्टर को देखते हैं। IOCL, HPCL और BPCL तीनों कंपनीज ने अपने रेवेन्यूज में मिड सिंगल डिजिट्स की ग्रोथ देखी। उनका थ्रूपुट और वॉल्यूम दोनों ही स्टेडी था और फिर भी उनके मार्जिन्स काफ़ी बढ़ गए थे, जिससे रिकॉर्ड प्रॉफिट्स आए। तीनों में सबसे बड़े IOCL ने देखा कि उसके क्वार्टरली स्टैंड अलोन रेवेन्यूज पिछले साल से 7% बढ़कर 2,33,000 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई। ये लगभग 114% मतलब फुल कैपेसिटी से भी ज़्यादा पर चले, जिसमें 19.7 मिलियन मेट्रिक टन्स या MMT क्रूड प्रोसेस किया गया। इस क्वार्टर में इसके सेल्स भी थोड़े बढ़कर 27.3 MMT रहे, लेकिन इसमें से कुछ भी इसके प्रॉफिट में आए ग्रोथ की तरफ इशारा नहीं करता था। 11,400 करोड़ रुपीस के स्टैंड अलोन प्रॉफिट पर वो पिछले साल के इसी क्वार्टर से 57% बढ़ गए थे। तीनों कंपनीज में सबसे छोटी HPCL के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इसके स्टैंड अलोन रेवेन्यूज लगभग 4.5% बढ़कर 1,23,000 करोड़ रुपीस के आसपास रहे। इसके रिफाइनरीज ने 6.4 MMT क्रूड प्रोसेस किया, जो लगभग पिछले साल जितना ही था। इसके सेल्स सिर्फ 2% बढ़कर 13 MMT पर पहुंचे और फिर भी इसका स्टैंड अलोन प्रॉफिट लगभग 4,900 करोड़ रुपीस पर एक साल पहले के इसी क्वार्टर से 46% ज़्यादा था। असल में ये कंपनी के एक सिंगल क्वार्टर में पोस्ट किया गया अब तक का सबसे बड़ा प्रॉफिट था। मार्केट्स को पता था कि BPCL का क्वार्टर खराब होने वाला है। कंपनी एक बड़ा अकाउंटिंग हिट ले रही थी। उसे ब्राज़ील में एक डीप वाटर प्रोजेक्ट के लगभग 2 साल डिले होने के बाद एक ओवरसीज ऑयल एक्सप्लोरेशन बेट पर लगभग 4,350 करोड़ रुपीस राइट डाउन करने पड़े थे। ये तो हमेशा से ही इसके प्रॉफिट्स को कम करने वाले थे, ये मार्केट्स को पता था। लेकिन इसके बिना कंपनी की सिचुएशन भी इंडस्ट्री के लिए काफ़ी नॉर्मल ही थी। इसका स्टैंड अलोन रेवेन्यू लगभग 6% बढ़कर करीब 1,35,000 करोड़ रुपीस रहा। इसकी रिफाइनरीज 10.4 MMT क्रूड प्रोसेस कर रही थी, जबकि इसकी सेल्स लगभग 4% बढ़कर 14.2 MMT हो गई। फिर भी इसका प्री एक्सेप्शनल प्रॉफिट मतलब बड़े इन्वेस्टमेंट राइट डाउन के बिना एक साल पहले के इसी क्वार्टर से लगभग 43% बढ़ा था। BPCL ने इस क्वार्टर को तीनों में से सबसे मजबूत बैलेंस शीट के साथ भी खत्म किया। इसका स्टैंड अलोन डेट एक साल में आधे से भी कम होकर 10,500 करोड़ रुपीस से नीचे आ गया है, जबकि उनके पास 18,000 करोड़ रुपीस से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट्स थे। एक मैच्योर सेक्टर के लिए ये अच्छे रिजल्ट्स थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स शुरू हो रहे थे। सिर्फ क्वार्टर के रिजल्ट्स में ही इसके कुछ साइंस मिल गए थे। IOCL ने वो नंबर रिपोर्ट नहीं करने का फैसला किया जिसे ट्रैकिंग करने वाले एनालिस्ट्स हमेशा देखते थे, इसका ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन। जैसा उनके मैनेजमेंट ने समझाया, इस तरह के एनवायरनमेंट में इसका कोई मतलब नहीं बनता था। उनके रिफाइनिंग मार्जिन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली हाई दिख सकते थे, भले ही कंपनी नुकसान उठा रही थी। एक और इशारा ये था कि वो बड़े प्रॉफिट्स खुद में एक प्रॉब्लम थे। मार्च क्वार्टर के 2/3 निकलने के बाद मिडिल ईस्ट में टेंशन शुरू हो गया। क्रूड के प्राइसेस बढ़ गए। जैसा IOCL के मैनेजमेंट ने कहा, इंडियन क्रूड बास्केट इस क्वार्टर में लगभग $64 पर बैरल से बढ़कर $83 हो गया। ये 3 महीने से कम समय में 30% का जंप था।
लेकिन ऑयल कंपनीज क्रूड खरीद कर उसी दिन रिफाइन नहीं करती हैं। वो क्रूड को हफ्तों या महीनों पहले प्रोक्योर करती हैं, उसे स्टोर करती हैं और कई हफ्तों तक अपनी रिफाइनरीज में चलाती हैं। मार्च क्वार्टर में IOCL, BPCL और HPCL ने जो ज़्यादातर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेचे वो उस क्रूड से बने थे जिसे इन्होंने क्राइसिस से पहले खरीदा था। वो एक बिल्कुल अलग वक्त था, बिल्कुल अलग इकोनॉमिक्स के साथ। तीनों रिफाइनर्स के मार्जिन्स पूरे फाइनेंशियल ईयर 26 में बढ़े थे। जब तक मार्च क्वार्टर आया, तीनों स्ट्रक्चरली एक साल पहले के इसी क्वार्टर के मुकाबले बेहतर हालत में थे। एक बार जब वॉर शुरू हुई तो कुछ हफ्तों के लिए इन कंपनीज ने इन्वेंट्री इफेक्ट्स का फायदा उठाया। उन्होंने अपने क्रूड की कीमत उस प्री क्राइसिस रेट पर लगाई जिस पर उन्होंने इसे खरीदा था। लेकिन एक बार जब ये उनकी रिफाइनरी से बाहर आया तो उनके फिनिश्ड प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्रीज, यानी रिफाइंड पेट्रोल, डीजल और दूसरे फ्यूल्स जिन्हें वो बेचना चाहते थे, सबकी वैल्यू पोस्ट क्राइसिस इंटरनेशनल बेंचमार्क्स के हिसाब से लगाई गई। ये उनके रिफाइनिंग आर्म के लिए एक बड़ा प्रॉफिट दिखा रहा था। उनकी सस्ती क्रूड की इन्वेंट्रीज बेशक इस क्वार्टर के दौरान तो खाली हो ही जाएंगी, लेकिन क्वार्टर के नंबर्स खुद में इस वॉर से बचे हुए थे। लेकिन ये सिर्फ कुछ वक्त तक ही चल सकता था। जैसे जैसे वॉर खिंचती गई वो कुशन कम होता गया, इन्वेंट्री गेन्स गायब हो गए, उनकी कॉस्ट बढ़ने लगी और वो प्रॉफिट्स तेजी से नीचे आने लगे। लेकिन इस सिचुएशन का एक और साइड भी है। इन कंपनीज के रिफाइनिंग आर्म्स ने भले ही पेपर प्रॉफिट्स कमाए हों, पर उनके मार्केटिंग आर्म के बुक्स के लिए जो अलग होते हैं वो ओवरप्राइस्ड फिनिश प्रोडक्ट इन्वेंट्रीज इनपुट कॉस्ट बन जाती हैं। इस बीच उनका रेवेन्यू गवर्नमेंट के प्राइस सीलिंग से बंधा हुआ होता है। अभी वो सीलिंग उस लेवल से काफ़ी नीचे है जिस लेवल पर उनकी इन्वेंट्रीज प्राइस्ड हैं। उनका इन्वेंट्री इफेक्ट जल्द ही दूसरी तरफ जाएगा। आज के पेपर प्रॉफिट्स कल के लिए नुकसान है। हालांकि वो दूसरे क्वार्टर की बात है। तो जब ये क्राइसिस दिखेगा तो कहाँ दिखेगा? सबसे बड़ा क्रैक कुकिंग गैस के जरिए आएगा। OMCs आमतौर पर हर गैस सिलेंडर के बेचने पर एक छोटा लॉस उठाते हैं। जैसे मार्च क्वार्टर में IOCL ने अपने बेचे गए हर सिलेंडर पर 100 रुपीज़ खोए, लेकिन वो नुकसान जल्द ही बढ़ना शुरू होने वाला था। अप्रैल तक वो 171 रुपीज़ पर सिलेंडर का लॉस फेस कर रहे थे। मई तक वो 617 रुपीज़ का लॉस फेस कर रहे थे। दूसरों ने भी ऐसा ही जंप देखा। 2 महीने में इन कंपनीज का पर सिलेंडर लॉस 6 से 8 गुना बढ़ जाएगा। ये तो तय ही था। आखिरकार पूरी गैस सप्लाई चेन बिगड़ चुकी थी। OMCs आमतौर पर पर्शियन गल्फ से लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस पर अपनी LPG सिक्योर करती थी, जिनके प्राइसेस सऊदी रेट से जुड़ी होती थी। वो LPG स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरकर इंडिया पहुंचती थी। एक बार जब वो रास्ता बंद हो गया तो उन्हें जल्दी से ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़े। वो अब पूरी दुनिया के स्पॉट मार्केट्स जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, इंडोनेशिया, नाइजीरिया और अंगोला से गैस ढूंढने में लगे थे, जहां कीमतें पहले ही $200 to $300 बढ़ चुकी थी। इससे भी खराब वो ये गैस काफ़ी दूर से ला रहे थे, जिसमें ट्रांसपोर्ट पर ज़्यादा खर्च हो रहा था। जैसा BPCL के मैनेजमेंट ने नोट किया, उनका फ्रेट कॉस्ट लगभग 12 गुना बढ़ गया था। आइडियली गवर्नमेंट इन कंपनीज को उस बड़े नुकसान के लिए कंपनसेट करती है जो उन्होंने उठाया है। वॉर शुरू होने से काफ़ी पहले इस साल के शुरुआत में गवर्नमेंट ने पहले ही एक सेक्टर वाइड कंपनसेशन स्कीम अनाउंस की थी, जिसमें OMCs को उनके LPG लॉसेस की भरपाई के लिए मंथली इंस्टॉलमेंट्स में कई करोड़ रुपए दिए जा रहे थे। OMCs आमतौर पर अपने पर सिलेंडर लॉसेस को अपने बुक्स में एक नेगेटिव बफर के रूप में रखते हैं, ये उम्मीद करते हुए कि गवर्नमेंट आखिरकार उन्हें पूरा पैसा दे देगी। असल में वो बफर्स आपको बताते हैं कि सरकार पर कितने पैसों का उधार है। वॉर से पहले वो बफर बड़े थे, वो मार्च क्वार्टर में और तेजी से बढ़ने लगे। जैसे मार्च के एंड तक IOCL पहले ही 23,102 करोड़ रुपीस के अक्यूमुलेटेड LPG लॉसेस कैरी कर रहा था। जैसे ऐसे क्राइसिस बढ़ेगा, गवर्नमेंट से ना मिले हुए ड्यूज का ये बफर और भी बहुत बढ़ सकता है। कम से कम LPG के साथ कंपनसेशन की एक उम्मीद तो है, लेकिन पेट्रोल और डीजल के साथ कोई ऐसा कंपनसेशन स्कीम नहीं है। थ्योरी में इंडियन गवर्नमेंट फ्यूल प्राइसेस को रेगुलेट नहीं करती हैं। कंपनीज पंप प्राइस को अपने हिसाब से सेट कर सकती हैं। वो बढ़ी हुई प्राइसेस को पब्लिक पर डाल सकती हैं और अपने बुक्स को बचा सकती हैं। लेकिन असलियत में गवर्नमेंट इन तीनों कंपनीज में मेजॉरिटी शेयर होल्डर है। किसी भी प्राइस हाइक के अप्रूवल के लिए पॉलिटिकल अप्रूवल की ज़रूरत होती है। 2022 से गवर्नमेंट ने रिटेल पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को फ्रीज करके रखा था, भले ही ग्लोबल क्रूड प्राइसेस काफ़ी स्विंग हो रहे थे। लेकिन एक बार जब ये क्राइसिस आया तो ये अब फीसिबल नहीं रहा। लॉसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे। पहले गवर्नमेंट ने खुद इस इम्पैक्ट को झेलने की कोशिश की और OMCs को थोड़ी रिलीफ दी। मार्च क्वार्टर के लास्ट वीक में इसने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपीज़ पर लीटर कम कर दी, जिससे ये 13 रुपीज़ से 3 रुपीज़ पर आ गई, और डीजल एक्साइज को जीरो कर दिया। इससे कंज्यूमर्स जो पंप पे करते हैं उसमें OMCs को एक बड़ा हिस्सा मिलता है।
लेकिन तभी इसने फ्यूल एक्सपोर्ट्स पर विंडफॉल टैक्सेस लगाना भी शुरू कर दिया, जिससे इन कंपनीज को हायर इंटरनेशनल प्राइसेस से मिलने वाला कोई भी अपसाइड रुक गया। लेकिन ओएमसीज के लॉसेस बढ़ते गए। 15 मई को 4 साल में पहली बार ओएमसीज ने आखिरकार पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस 3 रुपीज़ पर लीटर बढ़ा दिए। ये हाइक हालांकि काफ़ी नहीं था। 4 दिन बाद उन्होंने लगभग 90 पैसे का एक दूसरा लेकिन छोटा हाइक और जोड़ा। ये हाइक्स प्रेशर को कम तो करती हैं, पर बहुत कम। क्रिसिल के मुताबिक इन हाइक्स के बाद भी ओएमसीज पेट्रोल पर लगभग 10 रुपीज़ पर लीटर और डीजल पर 13 रुपीज़ पर लीटर का लॉस फेस कर रही हैं। ये हाइक्स अगर देखें तो सिर्फ एक शुरुआत है। कुछ एनालिस्ट के हिसाब से अगर ये स्टैंड ऑफ चलता रहा और ऑयल प्राइसेस $100 से ऊपर रहीं तो प्राइसेस कस्टमर्स के लिए 20 रुपीज़ पर लीटर तक बढ़ सकते हैं। अभी के लिए इस क्राइसिस का कोई एंड नहीं दिख रहा है। यहाँ तक कि पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी ने भी कहा कि इन कंडीशंस में एक अकेले क्वार्टर के लॉसेस पूरे साल भर का प्रॉफिट मिटा सकते हैं। तीनों कंपनीज के हिसाब से फ्यूचर में चैलेंजेस होंगे। आपको क्या लगता है, ये कंपनीज करंट सिचुएशन से कैसे निकलेंगी? अपने व्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।